नमस्कार, स्वागत है आपका 10 का दमदार ट्रेड्स में। और ट्रेड्स की शुरुआत करें इससे पहले हम थोड़ा सा एक अपडेट देते हैं आपको। ये जो जीरोधा वाला एक मामला है, जो जीरोधा ने कहा है कि एक थोड़ा सा उनको एक कुछ यूजर्स हैं उनको दिक्कत आ रही है उनके ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने में और या फिर चेक करने में भी। जो एग्जीक्यूट हो गए हैं ऑर्डर्स वो नॉर्मली आपको दिखाई दे जाएंगे उनकी काइट पेज पर, लेकिन इसको वो कोशिश कर रहे हैं कि सॉर्ट आउट करें। और प्लीज़ चेक पोजीशन बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो लोग कुछ इस ट्वीट्स को रिप्लाई कर रहे हैं। और जैसा मैं कह रहा हूँ, मेरा एक बहुत रिस्पेक्ट है कामत ब्रदर्स के लिए और जीरोधा के लिए, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा हूँ। एक ट्वीट आया कि माई P&L वेंट फ्रॉम +23K टू -2K, हु विल बेयर द लॉस। ये 25,000 का जो इंट्राडे में लॉस हो गया उसको कौन बेयर करेगा। आइसबर्ग ऑर्डर्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एक चित्रा जी का ट्वीट है। एक संजीत कुमार जी का ट्वीट है कि पूरा का पूरा ऑर्डर बुक ही साफ़ हो गया। और कई लोग कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं। और कई लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं अपने कि वो अपनी होल्डिंग्स नहीं बेच पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें होती हैं, अमेरिका तक में होती हैं कई ब्रोकर्स के साथ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप नंबर 1 ब्रोकर हैं, प्रॉफिटेबल ब्रोकर हैं, तो आपका एक थोड़ा सा एक फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक किया जाए। और हमारे जो पैनल है इनमें से कोई यूज़ करते हैं क्या जीरोधा? अगर कोई यूज़ करते हैं तो प्लीज़ ज़रा हाथ ऊपर करिए। आप में से कोई यूज़ करता है जीरोधा? एक्चुअली काफ़ी तो खैर अपना खुद का प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते होंगे, लेकिन वीरू ये एक्चुअली 3-4 बार हो चुका है रिसेंटली। तो थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना, एक आपकी एक साख पर भी इससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ, और हाल के दिनों में आप देखें ऐसी घटनाएं हुई हैं। खैर, आई थिंक हम कुछ देर में जीरोधा से शायद बात करने की कोशिश करें इस संदर्भ में। उनका जो स्पष्टीकरण है, हालांकि एक ट्वीट के स्वरूप आ चुका है, लेकिन फिर भी आप देखें हम बात करने की कोशिश करेंगे। 10 का दमदार ट्रेड में याद रखिएगा, हम केन्स की अगर आप देखें लिस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अच्छे लिस्टिंग गेन की तरफ बढ़ रहे हैं। 33% के प्रीमियम पर अगर आप देखें सेटल हो रहा है ये। लेकिन इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे सचितन उत्तेकर, विकास सालू के, ये 2 खास मेहमान होंगे। फ्रेश व्यू लेस के इंडिसेस पे, स्टॉक्स पे होंगे आशीष बहती और राजेश पालवे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में मिहिर वोरा से, डायरेक्टर इन CIU मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। और इस लिस्टिंग पर जिसके विजुअल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर आज अपना व्यू स्मिफ्स के शरद अवस्थी प्रेजेंट करेंगे। केन्स टेक्नोलॉजीज के IPO को अगर आप देखें काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स मिला था। ओवरऑल 34 में सब्सक्राइब हुआ था। यहाँ पर करीब 33% के प्रीमियम पे देखें लिस्टिंग चल रहा है। याद रखिएगा 587 रुपए का इशू प्राइस था। इट्स 587 के वर्सेस इट्स 780, लगभग 191 रुपए करीब करीब आप देखें 33% के प्रीमियम यहाँ पर है। तो एक अच्छा स्विंग लिस्टिंग गेन्स पे मिलता हुआ। बाकी आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, शरद अवस्थी जी से बात करते हैं। शरद जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। इसका आई थिंक इस IPO को बहुत उत्साहवर्धक अगर आप देखिए रिस्पॉन्स मिला था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और लिस्टिंग गेन्स भी काफी स्ट्रांग है। 33% अगर आप देखें आपको ऑन लिस्टिंग डे मिल रहा है। आपका पहला व्यू क्या है? क्या करना चाहिए यहाँ पर? अभी थोड़ा इंतजार करें, अभी और कुछ ऐड कर सकते हैं हम सुबह, या फिर आपको लगता है कि एक एप्रोप्रिएट लिस्टिंग गेन है, इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? लिस्टिंग गेन खेलने वालों के लिए आपका व्यू? जी, मेरा बिल्कुल मानना है कि लिस्टिंग गेम्स के लिए जो खेल रहे थे उनको बिल्कुल निकल जाना चाहिए, क्योंकि आज की अगर आप नंबर्स देखते हैं, जो कंपनी का कैपेक्स प्लान है, अगर वो कैपेक्स प्लान पूरी तरह से फ्रक्टिफाई भी होता है तो 1800 करोड़ का से 1800 करोड़ के आसपास की सेल्स आ जाएगी 2-3 सालों में। और 2-3 सालों में अगर 1800 करोड़ की सेल आती है तो आप 100 से 125 करोड़ के पैट की बात कर रहे हैं। तो अभी जो लिस्टिंग है, इस हिसाब से वैल्यू का मार्केट कैप करीब 4300 4500 करोड़ के आसपास आनी चाहिए, जो फॉरवर्ड नंबर्स को लगभग 35 से 40 टाइम डिस्काउंट करता है। तो मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे लगभग स्टॉक फुल्ली वैल्यूड है। ओके, फुल्ली वैल्यूड है। तो इस समय प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस होगी आपकी अवस्थी जी? जी, जी, बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके एक बार ही निकल जाना चाहिए। ज़्यादातर आईपीओज़ में पहले दिन थोड़ा फैसिनेशन ज़्यादा दिखता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया बेट है। वापस नीचे करेक्शन, थोड़ा-सा हाइक कम होता है, करेक्शन पे मिलता है, तो एक बहुत डिसेंट बेट है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। चलिए शरद जी, एक थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, और अगर आप नहीं ट्रैक करते हैं तो प्लीज़ बोल दीजिएगा, लेकिन मुझे पूछना पड़ रहा है, ये पेटीएम में क्या हो रहा है? 489, क्योंकि 510 से एक अच्छी रैली आई थी, ऑलमोस्ट 750 800 तक गया था स्टॉक।
आज 500 भी तोड़ दिया इसने, 489 इस समय जरा लेकर आइए स्टॉक वापस। सुबह सुबह हमने इसका स्पॉट किया था कि अगर ये 52 वीक लो तोड़ेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर। 510 का वो लो टूटा, लो टूटते ही देखिए आपको आराम से और 25 रुपए वहां पर मिल गए। शरद जी इसको ट्रैक कर रहे हैं? हाँ जी, ट्रैक तो कर रहे हैं सर। देखिए इसमें प्रॉब्लम यही है अनुज कि अगर किसी भी चीज को आप सिर्फ स्टोरी पे बेच रहे हैं तो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट कोई भी नया बिजनेस या नया स्टाइल ऑफ चीज लिस्टिंग होती है तो बाजार में थोड़ा सा यूफोरिया रहता है, थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म रहता है। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे कनेक्ट करते हैं कि शेयर भी खरीदना चाहिए। किंगफिशर एक क्लासिक एग्जांपल था, मैं हमेशा बोलता हूँ। बट हर प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो बिजनेस भी आपके लिए बेटर हो। तो बिजनेस को बिजनेस की तरह देखिए, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह। पेटीएम हम सब यूज करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोफाइल जो पूरा बिजनेस है उसको प्रॉफिटेबल होने में अभी भी 3-4 साल लगेंगे। और जब बाजार थोड़ा सा वीक होने लगता है या रिस्क ऑफ ट्रेड करने लगता है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सारे बड़े इन्वेस्टर्स जो है इंटरनेशनली वो ग्रेजुअली अपनी पोजीशंस कट कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो काफी पॉजिटिव नहीं है, तो मुझे लगता है इसी वजह से इनमें भी ये वीकनेस आ रही है। और 3-4 साल फॉरवर्ड में लॉस में रहने वाली कंपनी को वैल्यू करके उसमें पैसा डालना बहुत ज्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टर वीसीपी जैसे जो ड्रीमर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, बट किसी भी मेट्रिक से जो वैल्यूएशन समझना चाहते हैं उनके लिए कोई सेंस बनता नहीं है। चलिए शरद जी, शुक्रिया आपका आपके समय के लिए और अपना व्यू रखने के लिए आज की लिस्टिंग पर और पेटीएम पर भी। देखिए मार्केट में इस समय रिकवरी आ रही है, क्लियरली एक निफ्टी लेड रिकवरी है ये। आज मार्केट ने थोड़ा मन बनाया है कि पिछले 3-4 दिन से एक ऑब्वियस ट्रेड थी कि बैंक निफ्टी, आज थोड़ा निफ्टी पर काम हो जाए। तो निफ्टी जो है अब इस समय लो से घूमा, नेगेटिव में गया और वहां से घूमा और अब इस समय करीब करीब 18,202 इस समय निफ्टी आता हुआ एक वापस उस कंजेशन जोन में। याद रखिएगा 18,250 से 300 एक बड़ा कंजेशन जोन है, वो मिलता है आपको तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी वहां पर आपको करनी चाहिए अगर आपने लोअर लेवल पे बाय किया है निफ्टी को तो, क्योंकि ये एक वन साइडेड मूवमेंट नहीं रहने वाली है मार्केट की, दोनों साइड के मूव आपको मिलेंगे। तो अब एक लेकिन लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी इस समय मार्केट में आ रही है और उसका एक सबसे बड़ा कारण था जो इंट्राडे में आपने रिलायंस में रिवर्सल देखा था, उसके अलावा आईटीसी में एक रिवर्सल था, लीवर में एक रिवर्सल था। ये सब स्टॉक्स हैं जो थोड़े से एक क्लियरली मूव दिखा रहे हैं। लेकिन ये पेटीएम को हम वापस ट्रैक करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने की कि ये हुआ क्या इसमें आज एकदम से, क्योंकि एक एल्गो ट्रेड भी ट्रिगर हुई होगी जो 52 वीक लो टूटा होगा तब बहुत लोग एक तरीके का एक व्यू रखते हैं कि चलिए अगर लोस पर उन्होंने बाय कर लिया था कि अब उससे नीचे नहीं आएंगे। आज की डेट में अगर आपने पेटीएम किसी भी रेट पर बाय किया है, चाहे आईपीओ हो या चाहे पोस्ट आईपीओ, किसी भी रेट पर आपने बाय किया है तो आप इस समय नेगेटिव में हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है क्लियरली। अब 10% नीचे इस समय पेटीएम का स्टॉक का। चलिए अपने मेहमानों से बात करते हैं और कुछ फ्रेश ट्रेड्स लेते हैं। सचिन जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ और विकास सालुंके भी जुड़ गए हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज एंड गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। क्लियरली मुझे लग रहा है निफ्टी में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस नजर आना चाहिए एंड जिस तरीके से निफ्टी प्लेस्ड है लगभग 18,280 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना है। एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक अच्छा ड्रैग भी हो सकता है अगर 42,300 का लेवल टूट जाता है। तो आई थिंक दोनों इंडाइसेस थोड़े से डाइवर्ज हो सकते हैं आज के सेशन में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन ही आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। जिस तरीके से अनवाइंडिंग का डेटा है कपल ऑफ बैंक्स में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आरबीएल बैंक में फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। लगभग अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने एट द बिगिनिंग ऑफ द डे इटसेल्फ काट दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी और बिकवाली हावी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 145.30 पे। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं आरबीएल के फ्यूचर्स में 138 एंड 135 के टारगेट के लिए। एंड ऑन द लॉन्ग साइड मुझे लग रहा है यहाँ पर इंडिगो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। ये पर्टिकुलर कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है। तो लगभग 2050 से जो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस चल रही थी वो कहीं जाकर 1680 के आसपास एक बॉटम बना के थम चुकी है। एंड वहां पर अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो वहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 1840 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 1840 के आसपास है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1795 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 1845 का एंड सेकंड टारगेट होगा 1860 का। खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। ओके, इंडिगो का फ्यूचर मैं इनफैक्ट सुबह करीब 9:35 के आसपास इसका चार्ट देखा था। यस, इसकी प्लेसमेंट अच्छी थी आज। अच्छा, मैं इससे पहले विकास की कॉल पे आऊँ,
एक बार सिंस यू आर शॉर्ट ऑन बैंक्स, आई मीन थोड़ा नेगेटिव व्यू है आपका आज सचिन, बट कल इंडसइंड बैंक ने क्लोजिंग के आसपास आते आते अपने आप को 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस कर लिया था और आज ये 20 डे के ऊपर राइड करता हुआ, और सचिन एक फीलिंग आ रही है कि 19 सितंबर 2022 तब से लेकर अब तक की जो एक फॉलिंग चैनल है उसके हाईस को आप स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक पे आपका टेक? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है इंडसइंड में काफी क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है 1165 के आसपास का, एंड वहां पर अगर हम देखें तो थ्रू आउट द सीरीज सप्लाई प्रेशर हावी होते आ रहा है। इनफैक्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस अभी तक इसने 1165 के ऊपर की क्लोजिंग दी नहीं है, तो मैं फिलहाल इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट ही करूंगा। इनफैक्ट अगर ये पुल बैक मिल जाता है तो वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने चाहिए। बट ऑन द लोअर साइड अगर हम सपोर्ट्स के भी बारे में बात करें तो लगभग 1100-1120 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट सपोर्ट बेस भी है। तो मुझे लग रहा है पूरे सीरीज में इसने एक छोटे दायरे में जो ट्रेड रखा है, मुझे लग रहा है ये ट्रेड कंटिन्यू रहना चाहिए। ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है यहाँ पर, जिस तरीके से इसकी प्लेसमेंट है। And despite Bank Nifty's outperformance in the last couple of weeks, ये स्टॉक अंडरपरफॉर्म कर रहा था, तो मुझे लग रहा है इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। 1165, 1170 के आसपास मुझे लग रहा है शॉर्ट्स जरूर करने चाहिए, एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है 1120, 1100 के आसपास इसको कवर करना है। ये अगर आप देखें आपका इंडसइंड बैंक पे व्यू था। इस बीच जरा चलते हैं विकास जी के पास। विकास बताइए, आपके दो कन्विक्शन कॉल, आप क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का आज का मुझे लगता है सेटअप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है। एक पुल बैक यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो मुझे लगता है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे वीकली पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन भी दिखा रहा है। काउंटर लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में भी देखोगे तो अच्छा है, और वीक में भी अगर वीकली चार्ट भी देखो तो वहां पे भी एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 198 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। 176 का स्टॉप लॉस है। लास्ट अगर आप देखोगे तो पूरा यहाँ पे यूटर्न यहाँ पे इस काउंटर ने दिखाया हुआ है, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगा आगे और 1 से 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 200 198 के टारगेट यहाँ पे इस काउंटर में आते हुए देखने मिलेगा। दूसरा मुझे लगता है टाइटन में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। जिस हिसाब से लास्ट ऑलमोस्ट 15-20 दिन में टाइटन में जिस हिसाब से सेल ऑफ देखने मिला था, मुझे लगता है यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो एक पुल बैक रैली यहाँ पे टाइटन में देखने मिल सकता है। ऊपर में मुझे लगता है 2670 के आसपास के टारगेट टाइटन में आते हुए देखने मिल सकते हैं, और 2540 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। दोनों भी काउंटर मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलिए, और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी मुझे लगता है 1 से 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको लेके जा रहे हैं तो भी 200 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में आते हुए देखने मिलेंगे। ओके, चलिए ठीक है। टाइटन ना, पालवे जी आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय की, अगर आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है तो? अनुज जी, जो स्टॉक अभी फोकस में है वो क्यूमिंस इंडिया। देखिए, स्टॉक में ओवरऑल तो सेटअप इसके पॉजिटिव है। लास्ट 2 सेशन में देखें थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग आया है। स्टॉक ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के पास से आज वापस पुल बैक कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से पोजीशन है क्यूमिंस इंडिया, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 1370 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1325 के आसपास। और जो दूसरा सेगमेंट हमें अट्रैक्टिव लग रहा है सीमेंट के बाद, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्शन मेटल स्पेस पे भी आते हुए दिख रहा है, और उसमें जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एनएमडीसी का। ऑलमोस्ट अगर देखें तो थ्रू आउट द सीरीज एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे बना है स्टॉक में, और जिस तरीके से स्टॉक के रिकवरी बनी है लोअर साइड से, हमें लगता है कि एनएमडीसी एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स एक्सपायरी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 124 125 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे एनएमडीसी में करीब 115 के आसपास। आपके स्क्रीन पे आप देखें एनएमडीसी करीब 117 पे ट्रेड करता हुआ। एक और चीज़ है आज जो कि निफ्टी को थोड़ा सा अगर आप देखें एडवांटेज दे रही है ओवर निफ्टी बैंक। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो कि डाउन स्विंग दे रहे थे, आई एम जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ बजाज फाइनेंस, उदाहरण के तौर पे बजाज फाइनेंस कल एक लोअर शैडो क्रिएट हुई, मतलब बड़ी लोअर शैडो, आज पॉज है इस स्टॉक में। तो वो जैसे रिलायंस का जिक्र किया गया, आईटीसी का जिक्र किया गया, बजाज फाइनेंस का जिक्र किया गया, आज ये स्थिर हो गए हैं थोड़ा से। दैट्स गुड। आशीष बहती जी, आपका 2 कन्विक्शन कॉल क्या है? जी वीरेंद्र जी, पूरा सेक्टर एज अ सीमेंट काफी बज कर रहा है और काफी अच्छे मूव देखने मिल रहे हैं, स्पेसिफिकली स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक और अंबुजा में। एसीसी भी एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार है। हमें लगता है कि एसीसी में करंट लेवल पे पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी।
जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2440 का, और हमें लगता है कि 2550 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो रहेगा मेरे रडार में वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का। कल जरूर इसमें क्रैकडाउन नीचे की तरफ दिखा था, बट 20 डेमो पे आके एक्सपोर्ट लेकर वापस आज बाउंस बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो पिडिलाइट में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 2670 का एक एसएल इसमें मेंटेन करना है, और हमें लगता है कि इसमें भी 2750 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए एक काम करते हैं, मैं जैसा कह रहा था कि आज थोड़ा सा शायद बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाने के मूड में है, क्योंकि 3-4 दिन से सिर्फ बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस है। ये मार्केट कई बार करता है कि अगर कोई ट्रेड बहुत ऑब्वियस हो जाए तो उसको मार्केट बाहर कर देता है, और इसके लिए आज निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी के बजाय। निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर अब, और बैंक निफ्टी फ्लैट, सिर्फ मतलब परसेंटेज टर्म्स में बिल्कुल फ्लैट। और ये देखिए निफ्टी का मूव देखिए 0.27। एक बड़ा कारण है HDFC बैंक। जरा HDFC बैंक का चार्ट लेकर आइए इंटरडे में, और खासतौर से पिछले कुछ मिनटों में, और इवन SBI, ये दोनों स्टॉक्स अब इस समय डेज लो की ट्रेजेक्टरी में आते हुए, कोटक महिंद्रा बैंक भी डेज लो की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ। सचिन कोई व्यू बन रहा है इन पर, HDFC बैंक या SBI, किसी पर भी, कोटक महिंद्रा बैंक? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ड्रैग जरूर देखा जा सकता है बैंकिंग में, स्पेशली मुझे लग रहा है वो अनवाइंडिंग के प्रेशर के वजह से ही होना चाहिए। ऑलरेडी SBI डेज लो के आसपास ट्रेंड हो रहा है। मुझे लग रहा है HDFC बैंक में जिस तरीके से ओपनिंग हुई है, अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने ओपनिंग दी है, एंड प्लस जो ओपनिंग है वो एक ओपन हाई के संकेत दिखा रही है। 1603.68 डेसिमल्स में ओपन आया है, तो मुझे लग रहा है सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पर एविडेंट होना चाहिए। लगभग 1590-1585 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं HDFC बैंक में ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है 1605 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ शॉर्ट्स जरूर कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टर्म की भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा जी जुड़ गए हैं। मिहिर जी गुड मॉर्निंग। आपसे एक्चुअली मैंने लास्ट फ्राइडे को बात की थी, लेकिन तब मैं CNBC TV 18 पर था। अभी मैं आपसे अपने हिंदी दर्शकों के लिए बात कर रहा हूं, तो बताइए मार्केट पर इस समय आपका क्या नज़रिया है? एक एज अ डोमेस्टिक DII आप इस मार्केट में बाय कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मार्केट में अभी व्यू मैं न्यूट्रल कहूंगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें रिवाइवल्स के अच्छे साइन है, ग्रोथ के अच्छे सिग्नल्स हैं। लेकिन अभी भी जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो अभी भी थोड़ा वीक है, क्योंकि लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स हैं वो अभी भी ग्लोबल लेवल पे जारी है। सो मेरे ख्याल से एक वेट एंड वॉच जैसा माहौल कह सकते हैं। ना हम ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, ना ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखिए व्यू, मतलब ना लॉन्ग साइड पे ना शॉर्ट साइड पे। लेकिन मेहर जी दो तीन अगर आप देखिए चंक जहां बाजार ने कॉन्फिडेंस काफी शो किया है पिछले कुछ समय में, उसमें बैंक भी शामिल है, उसमें सीमेंट शामिल है, IT को लेकर स्केप्टिकल है बाजार काफी हद तक अभी क्योंकि ये अर्निंग सीजन गया है। इस अर्निंग सीजन को आपने देखा, आपने टॉप लाइन्स को देखा, बॉटम लाइन को देखा, मार्जिन की ट्रैजेक्टरी को देखा, इंटरेस्ट बर्डन्स को देखा। अभी आपका कॉन्फिडेंस स्पेशली इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद, और क्या है एक दो स्पेस जहां पे आपको लगता है कि 6 महीने में या फिर साल भर में पैसा बन सकता है? बिल्कुल, जो सबसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई है वो अभी तक फाइनेंशियल्स की आई है, खास करके बैंकिंग की। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मार्जिन्स इंप्रूवमेंट हुए हैं, क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, NPS के इश्यूज भी अभी नहीं दिख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सेक्टर है बाजार के। अगर वेट देखें तो करीबन 35 to 40% वेट होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का। तो इसमें अगर स्ट्रेंथ रहती है तो बाजार को ओवरऑल अच्छी अर्निंग्स सपोर्ट मिलती है। तो ये एक सेगमेंट है जहां पे अर्निंग्स के भी अच्छे सिग्नल्स हैं, और वैल्यूएशन जो है वो अभी भी पैंडेमिक के पहले जो वैल्यूएशन थे उससे थोड़े कम है। तो एक सेक्टर अगर जो मार्केट को ऊपर खींच सकता है वो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर है। दूसरा जो सेक्टर है वो जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट्स जो बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, उसमें ये सारी कंपनीज आ जाती हैं जहां पे EPC होती है, जहां पे कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं। ये सारी सेगमेंट्स में भी मुझे काफी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। प्राइवेट सेक्टर का सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी जारी है, और डिफेंस में भी काफी सारी इंडिजिनाइजेशन की बात हो रही है।
प्लस जो जिस तरह से PLI स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट का अच्छा दौर आ सकता है नेक्स्ट 3 से 5 साल तक। तो ये सेगमेंट में भी मुझे अच्छी बुलिशनेस दिख रही है। ओके, चलिए अब मार्केट में एक बज रहा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। निफ्टी 18,200 के ऊपर है। 18,200, 300, 400 की कॉल्स में कुल मिला के करीब करीब 3.2 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। ये है वो ज़बरदस्त मैसिव कंजेशन जोन। आज हम ट्यूसडे में हैं और थर्सडे से पहले, तो ये एक देखना होगा कि अब यहाँ पर, क्योंकि कॉल राइटर अभी भी खासतौर से 300, 400 वाले तो अभी बिल्कुल भी डगमग नहीं हुए हैं। 200 की कॉल वाले शायद थोड़ा सा प्रीमियम सर्ज हुआ है वहाँ पर, लेकिन अभी भी उनके कंफर्ट जोन से बाहर मार्केट आया नहीं है। देखते हैं यहाँ से कहाँ जाता है। सीमेंट में ज़बरदस्त तेज़ी इस समय। अल्ट्राटेक सीमेंट एक बार लेकर आइए। मार्केट का टॉप गेनर निफ्टी का इस समय अल्ट्राटेक सीमेंट ही है। मेरे जो सीमेंट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी जब ये अदानी ने एक्विजिशन किया था अंबुजा का और ACC का, तब थोड़ी कंसर्न्स आई थी कि क्या बाकी के सेक्टर डी-रेट हो जाएगा और यही चलेंगे, लेकिन पूरे के पूरे सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। ऑब्वियसली अंबुजा ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, लेकिन पूरे के पूरे सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर फ्रेश व्यू क्या होगा? सीमेंट में मेरा व्यू नॉर्मली न्यूट्रल रहता है। एक डाउन साइड में प्रोटेक्शन मिल जाती है क्योंकि ये काफी कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है और प्राइसिंग डिसिप्लिन हिस्टोरिकली काफी अच्छी रही है। अपसाइड में ये कैप हो जाती है क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टिपिकली जो होती है वो इतनी हाई नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक सेगमेंट है जहां पे अगर एनर्जी कॉस्ट के और ट्रांसपोर्टेशन के प्रेशर्स ना होए, जैसे हमने पहले हाफ में देखा था, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई थी, इसलिए सीमेंट स्टॉक्स को मार्जिन प्रेशर दिख रहा था, लेकिन ये अभी नॉर्मलाइज हो रहा है और प्राइसिंग डिसिप्लिन भी डेफिनेटली ये सेक्टर में रहती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये सेक्टर बहुत अगर मंदी में आ जाता है, बहुत डिक्लाइन हो जाता है, तो ये बाय हो जा रहा है डेफिनेटली। और बहुत ज्यादा उसको वैल्यूएशन हाई भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि अपसाइड में भी कैप हो जाती है। तो एक मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूंगा ये सेक्टर न्यूट्रल व्यू है। बहुत मंदी होती है तो लेना चाहिए, बहुत ज्यादा बुलिशनेस होती है, बहुत ज्यादा यूफोरिया हो जाता है तो ये सेक्टर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अच्छा मेरे ऑटो में क्या कर रहे हैं आप? ऑटो में हमने एक बहुत अच्छा मूव देखा और आई थिंक CY22 किसी सेक्टर को अगर बिलोंग करता है तो वो यकीनन बैंक्स के साथ लास्ट 3 महीने में बिलोंग करता है, लेकिन फुल ईयर की अगर आप देखें, स्पेशली प्रायर टू दिवाली, ऑटो को बिलोंग करता है। बहुत बहुत अगर आप देखें अच्छा मूव देखा आपने। और टू व्हीलर स्पेस में एक स्टॉक और आई थिंक पैसेंजर व्हीकल स्टॉक में सेगमेंट में सारे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। बट क्या अब ऑटो में सीरियस प्रॉफिट बुकिंग के थॉट्स हैं आपके क्या? ऑटो में मेरे ख्याल से अभी भी अपसाइड है, खास करके पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कार सेगमेंट है और कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उसमें अपसाइड मुझे दिख रही है। क्योंकि अभी भी अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल वॉल्यूम देखें कार्स के, कमर्शियल व्हीकल्स के, वो बेयरली बड़ी मुश्किल से जो पैंडेमिक के पहले वॉल्यूम्स थे वो लेवल पे पहुंचे हैं। तो लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने ऑफ कोर्स डिमांड की अच्छी अपटिक देखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड कंप्लीटली मेट हो चुकी है। एक पेंटअप एलिमेंट भी था, 2 साल से लोगों ने व्हीकल्स अपग्रेड नहीं किए थे पैंडेमिक में, कोरोना के टाइम पे, और ये और जो जिस तरह से चिप्स की शॉर्टेज हुई थी उस तरह से भी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। तो एक पेंटअप डिमांड का एलिमेंट तो है ही, प्लस ये शादी की सीजन शुरू हो रही है दिसंबर से, तो उसमें भी टिपिकली हम डिमांड देखते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया जिसमें डेमोग्राफिक्स इतने यंग है, राइजिंग इनकम लेवल से, खास करके अर्बन लेवल में, तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। और क्योंकि अभी भी वॉल्यूम्स प्री पैंडेमिक लेवल के बिल्कुल बराबर ही हैं, तो 3 साल में वैसे देखें तो इतनी खास ग्रोथ देखी नहीं है। मुझे लगता है पैसेंजर व्हीकल्स में और कमर्शियल व्हीकल्स में अभी भी अट्रैक्शन, अभी भी डिमांड का अच्छा सिचुएशन दिख सकता है हमें नेक्स्ट 2 साल के लिए। चलिए एक काम करते हैं, 1-2 स्टॉक्स लेकर आते हैं। एक तो लेकर आइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और इसमें आप देखिए इंटरडे में अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आ रही है और ये थोड़ा हेल्दी भी है मार्केट के लिए। जो सेकंड रैंक, थर्ड रैंक PSU बैंक्स ज़बरदस्त एक वन वे रैली दिखा रहे थे, वो मेरे लिए थोड़ा डेंजरस बनता जा रहा था। तो एक हल्की सी मुझे इसमें एक रिलीफ है कि थोड़े से स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। एक बार नायका लेकर आइए 4.5% नीचे नायका, और आज इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है पिछली बार के उसमें, जबकि आज भी ब्लॉक डील हुई तो उसी में ब्लॉक डील विंडो में, लेकिन अब मार्केट को रिस्क लग रहा है कि ये तो एक एग्जिट डोर की तरफ रेस है, अब हर कोई बेचना चाहेगा और क्लियरली इसके लिए अब यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया है। मेरे जी ये आप ऐड कर रहे हैं इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में, नायका, जोमेटो, पेटीएम, या फिर इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करिए लेकिन स्टॉक्स
से दूर रहिए। ये ओवरऑल जो फिनटेक, कंज्यूमर टेक और इन जनरल जो इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स हैं, उनके आईपीओ में हमने खास पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उस समय 1 साल पहले हमें वैल्यूएशंस पे बिल्कुल कंफर्ट नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद आपने जैसे देखा कि 60, 70, 80% भी स्टॉक्स गिरे हैं, तो एक इनहेरेंट फ्रेंचाइज वैल्यू तो है ही ये काफी सारी स्टॉक्स में। और मेरे ख्याल से अब बिकॉज ऑफ अनलॉक, जैसे आपने किया कि काफी सारे जो ओरिजिनल इन्वेस्टर हैं उनकी होल्डिंग्स लॉकिंग पीरियड से बाहर निकल गई है, तो एक सप्लाई अच्छा आ रहा है और स्टॉक्स भी 60-80% डाउन है। तो मेरे ख्याल से जो फ्रेंचाइज वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर की जो एक कस्टमर की वैल्यू होती है, वो इनहेरेंटली ये बिजनेसेस ने बिल्ड करी है। तो मेरे ख्याल से अब जाके वैल्यू इमर्ज हो रही है सिलेक्टिवली। अच्छा, पॉसिबली महेश जी, आपसे आखिर प्रश्न यहाँ पे, रियल स्टेट स्पेस क्या, आई मीन जब से ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेट रिवर्सल साइकिल शुरू हुई है, जिसमें आपकी जो हाउसिंग लोन की EMIs थी, जो आपका रेट था, वो लगभग 200 बेसिस पॉइंट, 225 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है, आपकी EMI पे इम्पैक्ट डाल रहा है। हमने जो प्राइस डैमेज देखा वो एक दो प्रीमियम जो हाउसिंग सेगमेंट था, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, वहाँ पे काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज देखा। आप इस सेक्टर को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और इसकी डिमांड की स्थिति क्या है? आप कैसे प्ले करना चाहेंगे इस स्पेस को, थ्रू HFCs, थ्रू रियल एस्टेट कंपनीज, या फिर थ्रू होम इम्प्रूवमेंट की कंपनियां जो पॉलीकैब है, वहाँ पे काफ़ी सब्सटेंशियल मूव देखा हमने। आप इस थीम को कैसे खेल रहे हैं इस वक्त? ये सेगमेंट में अगर हम देखें तो रेसिडेंशियल में एक्सेप्ट फॉर सिटीज लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली, इतना कोई सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज जो बैंगलोर जैसी सिटी है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, उस तरह की सिटीज हैं, वहां पे जो सप्लाई डिमांड है काफी रैशनल है और प्राइसिंग भी काफी रीजनेबल है। मेरे ख्याल से जब तक अर्बन जॉब क्रिएशन कंटिन्यू रहेगा, मेरे ख्याल से जो कंपनीज इस तरह की कैटेगरी में फोकस करते हैं, वो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए अच्छा स्कोप है। कमर्शियल रियल एस्टेट में हम काफी पॉजिटिव हैं, क्योंकि वहां तो सप्लाई डिमांड एकदम ही बैलेंस्ड है। जो ग्रेड ए प्रॉपर्टी कमर्शियल रियल एस्टेट में होती है, वो बिल्कुल शॉर्ट सप्लाई में है। और इवन इन प्लेसेस लाइक बॉम्बे, अगर आप अच्छी जगह पे देखने जाएं तो ग्रेड ए कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत ही शॉर्ट सप्लाई में है। तो वहां पे जो सप्लाई डिमांड है काफी अच्छी तरह से बैलेंस्ड है। एक और सेगमेंट है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो REITs हैं। और REITs में भी हम देखें कि काफी अच्छी क्वालिटी के REITs हैं, और उसमें भी मुझे लगता है कि एज एन इंस्टीट्यूशन और एज ए रिटेल इन्वेस्टर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बिकॉज डिविडेंड यील्ड भी मिलती है और फ्यूचर में ग्रोथ भी मिलता है इसमें। शुक्रिया मेहर जी आपके समय के लिए और ये सारी चर्चा करने के लिए, और ये यहाँ पर इस समय मार्केट पर एक लॉन्ग टर्म व्यू। और अब समय आ गया हम शुक्रिया बोलें विकास जी, सचिन जी, पालवे जी और बहती जी, आप सभी को, और ये सारे के सारे ट्रेड्स हमारे लिए रखने के लिए। मार्केट एट डेज हाई, एटलीस्ट निफ्टी 45 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, 45 पॉइंट ही बैंक निफ्टी ऊपर है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में निफ्टी ज़्यादा ऊपर है। सुबह का एक्सीडेंट पेटीएम 8% नीचे और नाइका 5% नीचे। चलिए चलते हैं नीरज जी के पास और ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आते हैं। नीरज जी, निफ्टी में अच्छा ट्रैक्शन, थोड़ा सा न्यू एज स्टॉक्स में प्रेशर, ये इस तरह मार्केट का हाल। बिल्कुल, दो स्टॉक है जिस पे नज़र बनी हुई है, नज़र नहीं हट रही रादर कहें, एक पेटीएम पे और एक जो अभी आज की लिस्टिंग है कैनस्टेक, एक 32% की प्रीमियम पे है और एक अपने हाई से 75% नीचे है। तो यही है बाज़ार, इसी को बाज़ार कहते हैं। देखिए आप, आज भी कितना नीचे आया, 494 रुपये। खैर ये बाज़ार है, यही रीत है, और बाज़ार किसी से ऐसे मतलब इक्वल डिस्टेंस में रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की और इन तमाम शेयर्स पर चर्चा करेंगे। हो सकता है किसी कॉलर के मन में सवाल हो तो उसके जवाब भी लेंगे। हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं।